नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तमांग और आप सभी देख रहे हैं स्कैरी। अगर आपने दीदी पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि उस पार्ट के बिना इस पार्ट को समझना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। मैं तो धार में पड़ चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से हमारी पूनम दीदी कौन सी है। एक पूनम दीदी तो हमारे ही तरह चुपचाप एकटक खड़ी थी और दूसरी पारू और भाई कहते हुए रोए जा रही थी। पर वह एकदम किचन के करीब होने के कारण उस वाले पूनम दीदी का चेहरा कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। बस कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा ही दिखाई दे रहा था। पर उसकी वो आकृति, कपड़े और आवाज सुन के तो पूनम दीदी ही लग रहा था। पर जो भी हो, मुझे पता नहीं वो किचन वाली पूनम दीदी ही हमारी असली दीदी लग रही थी कि तभी वो किचन वाली पूनम दीदी पारो की तरफ पारो कहते हुए अचानक आगे बढ़ने लगी। तभी हमारे करीब खड़ी पूनम दीदी ने उनके पास रखे मांस काटने वाला हथियार उठा लिया और पारू की तरफ बढ़ते हुए उस पूनम दीदी की तरफ उस हथियार को चलाया। तो वो किचन वाली पूनम दीदी किचन के साइड वाली खिड़की से कूद गई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो खिड़की बंद थी, फिर भी वो दीदी उस खिड़की से कैसे कूद गई कुछ समझ नहीं आया। तभी मुझे आभास हुआ कि वही किचन वाली पूनम दीदी कोई भूत ही थी जो हमारी दीदी का रूप धारण करके आई थी। लगभग मैं उसके वो जाल में फंस ही गया था। और ऐसे भी पूनम दीदी मुझे कभी भी भाई कहकर तो पुकारती नहीं थी, वो मुझे हमेशा नाम लेकर ही पुकारती थी। यह सब घटना घट ही गया था कि अचानक पूनम दीदी ने पारू और मेरा हाथ पकड़ लिया और हमें खींचते हुए दौड़ने लगी और हम सब ऊपर वाले कमरे में चले गए और चारों तरफ से दरवाजा खिड़की बंद करके हम एक दूसरे से चिपक कर खटिया पर ही बैठ गए और सारी रात हम सो नहीं पाए। उस घटना का हम पर बहुत बुरा असर पड़ा था। रात भर में हम तीनों को बहुत बुखार आ गया था। बुखार के कारण हम तीनों ही बिस्तर पर फिक्स हो गए। हमारे साथ हुए इस घटना को सुनकर और हम तीनों की ही तबीयत खराब सुनकर माँ और पिताजी दोनों तुरंत मामा घर से वापस घर लौट आए और हमारा उपचार करने लगे। पारो का बुखार तो बहुत ही जल्द उतर गया था। कुछ दिन बाद उपचार से मेरा भी बुखार ठीक हो गया, पर पूनम दीदी का बुखार ठीक नहीं हो रहा था। पर यह नॉर्मल था, क्योंकि बचपन से ही हम देखते आ रहे थे कि पूनम दीदी को अगर कोई बुखार या फिर खांसी हो जाता तो उतनी जल्दी तो छूटता नहीं था, उन्हें और समय लगता। और ठीक कुछ और दिन उपचार करने के बाद दीदी की तबीयत में थोड़ा तो फर्क आना शुरू हुआ, पर पहले से कुछ बेहतर तो लग रहा था, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी अभी भी। माँ ने इस घटना को सुनने के बाद घर के चारों तरफ पूजा किया और गोल गोल घर का परिक्रमण करने लगे। माँ को देखकर लग रहा था जैसे मानो वो कोई देवीय धागा बांध रही हो घर के चारों तरफ, जिसके कारण कोई भूत पिशाच हमारे घर पर ना आ सके। और सच कहूँ तो कुछ दिनों के लिए हमारे घर में जो आवाजें आ रही थी वो आना सचमुच बंद हो गया था। एक दिन कमरे में पूनम दीदी बुखार के कारण खटिया पर ही लेटी थी। मैं उसी कमरे के कोने में अपना स्कूल का कोई नोट्स ढूंढ रहा था। तभी पारो दीदी रूम के अंदर आई। पारो दीदी जैसे ही हमारे रूम के अंदर आई वो कुछ अलग ही लग रही थी आज, क्योंकि आज उसने अपने बालों पर जूड़ा बनाया हुआ था। और वो जूड़ा भी साधारण जूड़ा नहीं, बल्कि बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला जूड़ा। मुझे अचंभा सा होने लगा था कि पारो दीदी को आज क्या हो गया। वो तो कभी भी अपने बालों को दूसरों को छूने नहीं देती। जिस प्रकार का वो डिजाइनिंग जूड़ा था उसे देखकर तो लग नहीं रहा था कि पारो दीदी ने अपने आप उसे बनाया होगा। खैर,
लड़कियों का कब क्या मन हो जाए क्या पता, कहते हुए मैं अपने काम पर ही फिर से जुट गया। पर पूनम दीदी ने जैसे ही पारू दीदी को देखा, पूनम दीदी ने पारू दीदी को अपने करीब बुलाया और कहने लगी, अरे पारू, क्या बात है, आज तो बहुत खूब जोड़ा बनाकर बैठी है। किसने बना दिया इतना सुंदर जोड़ा? इधर आ तो जरा करीब से देखूं। पारू दीदी भी पूनम दीदी के बुलाने पर चुपचाप पूनम दीदी के करीब चली गई। पूनम दीदी ने खटिया पर ही लेटे लेटे पारू दीदी को नीचे बैठाया और पारू दीदी के बाल को हाथ से छू कर देखने लगी। मुझे तो यह देखकर हैरानी हो रही थी कि पूनम दीदी ने पारू दीदी के बाल को छूने के बावजूद भी पारू एकदम शांत थी। वैसे तो उसके बालों को अगर किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने छू भी दिया तो वो पूरे घर को ऊपर सर पर चढ़ा लेती थी, पर आज वह एकदम शांत सी बैठी थी। पूनम दीदी ने पारू दीदी के बालों को जैसे ही छुआ तो उनके हाथों पर तेल लग गया। तब पूनम दीदी बोली, बाप रे, इतना ज़्यादा तेल लगा कर आई है? तेल के कुएं में अपना सर डुबा कर आई थी क्या? कहते हुए पारू दीदी का मजाक बनाते हुए हंसने लगी। यह देखकर पारू दीदी खड़ी हो गई और पूनम दीदी को गुस्से से देखने लगी। जिस प्रकार से पारू दीदी पूनम दीदी को देख रही थी, उस मंजर को देखकर तो लग रहा था मानो बस अब इन दोनों में महाभारत होने ही वाला है। पर आश्चर्य की बात तो यह थी कि पारू दीदी ने कुछ नहीं किया। पूनम दीदी को गुस्से से कुछ देर चुपचाप देखने लगे और वह चुपचाप बाद में धीरे धीरे कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई। पारू दीदी जैसे ही बाहर निकल गई, वैसे ही पारू दीदी फिर से जल्दी जल्दी हमारे रूम के अंदर दौड़ी दौड़ी आई और हाँफते हाँफते नीचे बैठ गई और साइड पर रखे टेबल फैन को ऑन करके उसके हवा का आनंद लेने लगी। पारू दीदी पसीने से लथपथ थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो धूप में कोई भारी काम करके आई हो। और पारू दीदी का अब वो जुड़ा भी नहीं था, बल्कि बाल तो एकदम रूखे सूखे बिखरा हुआ था। यह देखकर पूनम दीदी और मैं एक दूसरे को बड़े ही आश्चर्य से देखने लगे। फिर मैं और पूनम दीदी आश्चर्य से एकटक पारू दीदी की ओर घूरकर देखने लगे। यह देखकर पारू दीदी भी अचंभित हो उठी कि ये दोनों आखिर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। पारू दीदी ने कहा, क्या क्या हुआ? पूनम दीदी ने पारू दीदी को अपने करीब बुलाया और जैसे ही पूनम दीदी ने अपने हाथ पारू दीदी के बालों की तरफ बढ़ाए, पारू दीदी यह देखकर थोड़ा पीछे हट गई और पूनम दीदी की उस बढ़ते हुए हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, क्या हुआ, क्या कर रही है? तभी पूनम दीदी ने कहा, तेरा तेरा जूड़ा कहाँ गया? और तेरे ये बाल एक ही सेकंड में इतने रूखे सूखे कैसे हो गए? अभी तो मैंने तेरे बालों को छूकर देखा था, तब तो तेरे बाल पूरी तरह से तेल से चिपचिपा था। ये सुनकर पहले तो पारू दीदी को लगा कि मैं और पूनम दीदी मिलकर पारू दीदी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर जब उन्हें पता चला कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि मैं तो सुबह से 9 बजे से घर पर नहीं थी। आज पिताजी के साथ बकरियों के लिए घास काटने गई थी। इतनी गर्मी में घास काटने के बाद बकरियों को घास चढ़ाकर अभी आई हूँ। पारू दीदी की ये बातें सुनकर पूनम दीदी और मैं दंग रह गए और पूनम दीदी ने अपना हाथ हम दोनों को दिखाया तो हमने देखा कि उन हाथों पर अब भी तेल लगे हुए थे। यह देखकर हम तीनों सोच में पड़ गए। मेरे तो शरीर पर डर के मारे कांटे लहराने लगे जब पता चला कि अभी कुछ देर पहले जो पारू दीदी जूड़ा बना कर आई थी, वह तो पारू दीदी न होकर कोई प्रेत पारू दीदी का रूप लेकर हमारे सामने आई थी। एक समय आधी रात को हम तीनों सदैव की तरह एक ही पलंग पर सोए हुए थे। पारू दीदी हम दोनों के बीच में सोई थी। आधी रात का समय था, सब कुछ शांत था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी।
वह आवाज़ सुनकर मेरा नींद टूट गया। यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी ही लग रही थी। मैंने सिर घुमाया तो पारू दीदी ने धीरे से अपने हाथ से मेरे आंखों को मूंद दिया। पारू दीदी को अचानक हलचल करता देख मैं एकदम से डर गया। मैंने अपनी आंखों से पारू दीदी का हाथ हटाया तो देखा कि पारू दीदी सोई नहीं थी। वह अपने बड़े बड़े आंखों से मुझे देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, पारू दीदी ने अपनी उंगलियों को अपने मुंह पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और फिर धीरे से पूनम दीदी की तरफ देखने को कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पारू दीदी इतने आधी रात को इतना अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रही है। मुझे लगा कि वह आवाज़ के कारण शायद पारू दीदी डर गई होगी। मुझे वह आवाज़ याद आया और पता चल गया था कि यह आवाज़ पूनम दीदी की नींद में बड़बड़ाने का है, क्योंकि इससे पहले भी पूनम दीदी ऐसे नींद में बड़बड़ा चुकी थी। फिर भी मैंने धीरे से अपने सिर को ऊपर करके पूनम दीदी की तरफ देखना चाहा तो देखा कि पूनम दीदी बड़बड़ा तो रही थी, पर पूनम दीदी के एकदम बगल पर ही एक काला आदमी खड़ा होकर पूनम दीदी को देखे जा रहा था। वो दृश्य देखते ही डर के मारे मेरी भी आंखें फटकर बड़े बड़े हो गए। उस आकृति का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस कुछ ध्यान से देखने पर उसके वह सफेद सफेद बड़े बड़े आंख ही दिखाई दे रहे थे। उस आकृति के करीब लेटी हमारी पूनम दीदी इस सबसे अनजान नींद में ही बड़बड़ा रही थी। मैं धीरे से लेट गया और पारू दीदी को देखने लगा। पारू दीदी मेरी तरफ मुड़कर लेटी थी। पारू दीदी के डर के मारे आंख से आंसू गिरने लगे। मैं भी बेहद डर गया था और मैं उस वक्त काफ़ी भी तो था। मैंने दिमाग लड़ाते हुए 2 बार नींद में ही खांसने का नाटक किया। मेरे उस नाटकीय खांसने की आवाज़ के बाद पूनम दीदी की वो बड़बड़ाहट एकदम से शांत हो गई। मैंने फिर से झांक कर देखा तो वो परछाई अब वहाँ नहीं था। पूनम दीदी भी शांत हो गई थी। मैंने पारू दीदी को धीरे से कहा, कहाँ गया, नहीं है तू? फिर पारू दीदी भी उठ गई और उन्होंने देखा तो उन्हें भी वो आकृति दिखाई नहीं दी। हम दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हम इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक पूनम दीदी तो जोर जोर से हंसने लगी। वो दृश्य देखते ही अब मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुरंत उस पलंग से उछलकर नीचे आ गया और सीढ़ियों से नीचे होते हुए माँ पिताजी के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाजा हिलाने लगा। मुझे अचानक ऐसे डरता देख माँ और पिताजी भी बाहर आए। मेरी बातों को सुनते ही माँ और पिताजी जल्दी जल्दी हमारे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता कमरे के पास चला गया। तब वहाँ देखता हूँ कि पूनम दीदी आंखें बंद करके जोर जोर से हंस रही हैं। पारू दीदी डरते डरते पूनम दीदी को उठाने की कोशिश कर रही थी। माँ पिताजी हम सब ने बहुत बुलाया पूनम दीदी को, पर पूनम दीदी ने अपनी आंखें खोला ही नहीं। वो तो आंख बंद अवस्था में ही बस लगातार हंसे ही जा रही थी। घर पर आधी रात को ऐसा हल्ला होता सुन आस पड़ोस के कई लोग जमा हो गए। हमने बहुत कोशिश की दीदी को उठाने के लिए। पड़ोस के कुछ लोगों ने भी बहुत बुलाया पूनम दीदी को, पर कोई फायदा न हुआ। तभी एक पड़ोसी ने कहा, मुझे तो लगता है कोई नकारात्मक शक्ति ने इसे अपने वश में कर लिया है। इसे किसी झांकरी को तुरंत दिखाना पड़ेगा। उस भीड़ में से गांव के 2 भैया तुरंत अपने बाइक लेकर झांकरी को लेने चले गए। कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए थे उन लोगों को झांकरी को बुलाकर लेके आने के लिए। 15-20 मिनट ही सही, झांकरी तो आ गया, पर तब तक दीदी की हंसी रुक गई थी। वह अब हंस नहीं रही थी, पर आंखें भी खोले नहीं थे। झांकरी ने बिना समय गवाते हुए उनका अपना झाड़ फूक की विधि शुरू कर दिया।
वह प्रक्रिया काफ़ी लंबा रहा। मैंने अपने जीवन में ऐसे झाड़ फूक पहले भी होते हुए देखे थे, पर इतना लंबा प्रक्रिया होते हुए पहली बार देख रहा था। वो झाकरी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक झाड़ फूक करने के बाद भी जब पूनम दीदी नहीं उठी तो झाकरी जी ने दीदी की आंखों के पुतलियों को उल्टा कर देखा और पूनम दीदी का कलाई पकड़ने लगे। झाकरी जी जिस प्रकार से पूनम दीदी की आंखों की पुतलियां देख रहे थे और हाथों की कलाई जिस प्रकार से पकड़ रखा था, वह देखकर मेरा मन क्यों जानो भारी सा होने लगा था। मन में बहुत सारे नकारात्मक ख्याल आने लगे थे। झाकरी के सामने एक कलश था। झाकरी ने उस कलश को दीदी के ऊपर उल्टा दिया और उस कलश के पानी दीदी के सर पर पड़ते ही दीदी अचानक उठ गई। दीदी उठते ही माँ से मम्मी मम्मी कहते हुए लिपट कर रोने लगी। उस प्रक्रिया को खत्म होते होते झाकरी जी का भी हालत बहुत ही खराब हो गया था। झाकरी भी पसीने से लथपथ हो गया था। झाकरी ने पूछा माँ और पिताजी से कि यह लड़की किसी कब्रिस्तान पर गई थी क्या? तब माँ और पिताजी ने कहा, नहीं गुरुजी, पूनम को बुखार है, वो दिन भर खटिया पर ही लेटी रहती है। तभी पिताजी को 5-6 महीने पहले वो पिकनिक की बातें याद आई। तब पिताजी ने उस दिन से लेकर आज तक का सब कहानी कह दिया। पिताजी ने कहा कि पिकनिक की घटना के तुरंत बाद ही हमने पूनम को उसी पहाड़ी वाले एक झाकरी को दिखाया था। तब सब कुछ ठीक हो गया था। इस बात पर झाकरी ने कहा, उस झाकरी का कोई दोष नहीं है। उसने अपना काम बखूबी करने की कोशिश की, पर जो प्रेत इसके साथ था वो उस झाकरी को मात देने में सफल हुआ। जब उस झाकरी ने इसे झाड़ फूक किया होगा तब शायद उस झाकरी ने सिर्फ इसके अंदर से वो दुष्ट प्रेत को निकाला ही हुआ, पर उस प्रेत को वहां से दूर नहीं भगाया होगा। इसलिए बाद में वो प्रेत मौका पाकर फिर से तुम लोगों के पीछे पीछे इस घर पर प्रवेश कर गया। और ऐसे दुष्ट प्रेत जिस घर पर रहते हैं ना, उसे देखकर बाकी के बाहर रहे कई भूत प्रेत धीरे धीरे इस घर पर एक एक करके अंदर आते रहते हैं, जिसके कारण बाद में घर का हालत कुछ ऐसा बन जाता है कि बाद में घर वालों को वो घर छोड़ने के सिवाय और कोई रास्ता नजर नहीं आता। आपने कुछ दिन पहले जो मंत्र करके घर को घेरा था, उसके कारण वो अन्य भूत प्रेत घर के अंदर नहीं आ सके, जिससे वो जंगल वाला प्रेत काफी गुस्सा हो गया और इस लड़की के अंदर हावी होने की कोशिश की। झाकरी ने कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं, अब तुम सब सुरक्षित हो, अब निश्चित रहो, अब कुछ नहीं होगा। और सचमुच उस दिन से लेकर आज तक वैसा घटना हमारे घर पर कभी नहीं घटा। झाकरी जी तो यह भी कह रहे थे कि अगर आज यह झाड़ फूक नहीं होता तो शायद पूनम दीदी को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था और आज शायद पूनम दीदी हमारे साथ नहीं होती। तो दोस्तों, यही था आज का कहानी। अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर। ऐसे ही सत्य और डरावनी घटनाओं को सुनने के लिए स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।